भारत में जब भी राजनीति की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ संसद के हंगामे, चुनाव के वादे और कुर्सी का खेल ही आता है। लेकिन आज हम उस कुर्सी की बात करेंगे जो देश में सबसे ऊंची है, यानी भारत के राष्ट्रपति का पद। कई लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति भवन में रहना, दुनिया भर के मेहमानों के साथ चाय पीना और फाइलों पर दस्तखत करना ही इस पद का काम है। लेकिन रुकिए, इतिहास में कुछ ऐसे शेर भी आए हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि यह पद सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। आज साल 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ राष्ट्रपतियों का नाम सबसे ऊपर चमकता है। आज हम आपको भारत के अब तक के 5 सबसे धाकड़ और बेहतरीन राष्ट्रपतियों के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट को आखिरी नंबर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो नाम आएगा उसने राष्ट्रपति पद की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह सफ़र। नंबर 5 पर आते हैं श्री प्रणब मुखर्जी जी। जब भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य की बात आती है तो प्रणब मुखर्जी जी का नाम सबसे पहले आता है। उन्हें राजनीति का ऐसा उस्ताद माना जाता था कि जब बड़े बड़े नेता किसी मुद्दे पर आपस में भिड़ जाते थे तब उन्हें मनाने का काम प्रणब बाबू ही कहते थे। साल 2012 से 2017 तक का उनका कार्यकाल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उन्हें इस नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके पास सरकार चलाने का और मंत्रालयों को संभालने का 5 दशकों से भी ज़्यादा का गहरा अनुभव था। वह जानते थे कि दिल्ली के गलियारों में कब कौन सा पत्ता हिलता है। जब वे राष्ट्रपति बने तब देश में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा था और राजनीति की खिचड़ी हर रोज पक रही थी। ऐसी मुश्किल समय में उन्होंने राष्ट्रपति भवन को राजनीति के उतार चढ़ाव से बिल्कुल दूर रखा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह नियमों के पक्के थे। उनके सामने कोई भी फाइल आती थी तो वह उसकी बाल की खाल निकाल लेते थे। उन्होंने दया याचिकाओं यानी मर्स पेटिशन पर बहुत कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। जहां दूसरे लोग फाइलें दबाकर बैठ जाते हैं, वहां प्रणब मुखर्जी जी ने बिना डरे फैसला सुनाया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के इतिहास को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए कई नई शुरुआतें की। वह एक ऐसे नेता थे जिनका लूहा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बराबर मानते थे। जब राजनीति में हर कोई अपनी रोटियां सेकने में लगा रहता है तब प्रणब मुखर्जी जी ने इस ऊंचे पद की गरिमा को 4 चांद लगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नंबर 5 पर राजनीति का इतना बड़ा खिलाड़ी है तो नंबर 4 पर कौन होगा। नंबर 4 पर एक ऐसा नाम है जिसने सरकार के मंत्रियों के पसीने छुड़ा दिए थे और यह साफ कह दिया था कि राष्ट्रपति सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं होता। नंबर 4 पर आते हैं श्री KR नारायण जी। साल 1997 से 2002 के बीच का वह दौर याद कीजिए जब केंद्र में सरकारें ताश के पत्तों की तरह बन और बिगड़ रही थीं। ऐसे ही अस्थिर माहौल में देश की कमान श्री KR नारायण जी के हाथों में थी। उन्हें इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने यह साबित किया कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ दस्तखत करना नहीं बल्कि सरकार को आईना दिखाना भी है। उस दौर में राजनीति ऐसी चल रही थी कि मानो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हों। जब केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजी तो नारायण जी ने उस फाइल को वापस लौटा दिया। उन्होंने साफ कहा कि एक बार फिर से सोच लो, जल्दबाजी में लोकतंत्र का गला मत घोंटो। यह भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने सरकार के फैसले पर इस तरह सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी। वह देश के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम में किसी जाति या वर्ग की राजनीति को हावी नहीं होने दिया। उनकी विशेषता यह थी कि वह हमेशा संविधान की किताब को देश के नेताओं के एजेंडे से ऊपर रखते थे। जब भी चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा बनती थी तो वह पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते थे। उन्होंने देश को सिखाया कि स्वतंत्र होकर कैसे काम किया जाता है। उनके इस कड़े रुख के कारण कई बार नेताओं के चेहरे का रंग उड़ जाता था, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। एक तरफ जहां नारायण जी ने नेताओं को संविधान का पाठ पढ़ाया, वहीं नंबर 3 पर जो महापुरुष आ रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाया। उनकी बातें सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। चले जानते हैं उनके बारे में। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। साल 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले राधाकृष्णन जी का नाम सुनते ही
सबसे पहले दिमाग में आता है 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस। लेकिन वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वह भारत के एक ऐसे चमकीले सितारे थे जिनकी रोशनी पूरे दुनिया में फैली। उन्हें नंबर 3 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब भारत एक नया और युवा देश था, तब दुनिया के सामने भारत की एक मजबूत और ज्ञान से भरपूर छवि पेश करने की जरूरत थी। राधा कृष्णन जी ने वही काम किया। वह एक महान दार्शनिक और लेखक थे। जब वह राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्होंने अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री राहत कोष में देना शुरू कर दिया और सिर्फ 2000 रुपये महीने का गुजारा किया। आज के दौर में जहां नेता छोटी सी कुर्सी के लिए आसमान सिर पर उठा लेते हैं, वहां राधा कृष्णन जी ने इतने बड़े पद पर रहकर भी सादगी की मिसाल पेश की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपनी बात को इतनी सहजता और तर्क के साथ रखते थे कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 2 बड़े युद्ध भी झेले, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। देश का मनोबल उस समय बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने अपने भाषणों और अपने विचारों से पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखा। उन्होंने राष्ट्रपति के पद को सिर्फ एक प्रशासनिक पद नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक बौद्धिक और नैतिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह तो बात हुई देश के दूसरे राष्ट्रपति की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे पहले राष्ट्रपति ने इस पद के लिए जो नियम बनाए थे, वह आज भी मिसाल हैं। नंबर 2 पर एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस पद की नींव रखी थी। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले राष्ट्रपति और अब तक के इतिहास में सबसे लंबे समय यानी 12 साल तक इस पद को संभालने वाले एकमात्र नेता। साल 1950 से 1962 तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया। इन्हें इस नंबर पर रखने का सबसे ठोस कारण यह है कि जब कोई इमारत बनती थी तो उसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती थी कि उसकी नींव कितनी गहरी है। राजेंद्र बाबू ने भारत के राष्ट्रपति पद की नींव को इतना मजबूत बनाया कि आज तक उस पर कोई आंच नहीं आई। जब देश नया नया आज़ाद हुआ था, तब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों के बीच की सीमाएं तय नहीं थीं। कई मौक़ों पर उनके और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच वैचारिक मतभेद भी हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा मर्यादा के दायरे में रहकर अपनी बात रखी। उनकी विशेषता उनकी गजब की सादगी और विद्वता थी। वह इतने जमीन से जुड़े इंसान थे कि राष्ट्रपति भवन के आलीशान कमरों में रहने के बाद भी उनका रहन सहन एक आम गांव के नागरिक जैसा ही रहा। उन्होंने अपनी तय सैलरी का सिर्फ आधा हिस्सा लेना स्वीकार किया और बाद में तो वह सिर्फ 25% ही लेते थे। आज के समय में जब लोग मुफ्त की चीज़ों के लिए कतार में लग जाते हैं, वहाँ देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने खुद अपनी सुख सुविधाओं पर कैंची चला दी थी। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में निस्वार्थ सेवा की और देश को एक स्थिर शुरुआत दी। अब वक्त आ गया है उस नाम का जिसका इंतजार आप सब कर रहे थे। नंबर 1 पर एक ऐसा इंसान है जिसने राष्ट्रपति भवन को एक सरकारी दफ्तर से बदलकर बच्चों के खेलने की जगह और वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला बना दिया था। नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। साल 2002 से 2007 तक का उनका कार्यकाल भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। कलाम जी को नंबर 1 पर रखने के लिए किसी एक कारण की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके नाम के साथ ही करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता वह नहीं होता जो सिर्फ हुक्म चलाता है, बल्कि वह होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। जब वह राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे देश के आम नागरिकों, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए खोल दिए। कलाम जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह राष्ट्रपति बनने से पहले भी एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वह एक साधारण शिक्षक की तरह छात्रों के बीच चले गए। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, बस कुछ जोड़ी कपड़े और ढेर सारी किताबें थीं। आज के दौर में जब नेता अपनी सुरक्षा में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, कलाम जी सुरक्षा के तामझाम से दूर सीधे लोगों के बीच चले जाते थे। उन्होंने देश को विजन 2020 जैसा बड़ा सपना देखना सिखाया। उन्होंने कभी भी राजनीति के कीचड़ में अपने पैर नहीं डुबोए और हमेशा देश के विकास, शिक्षा और तकनीक की बात की। उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद की गरिमा इतनी ऊपर चली गई कि आज भी जब लोग एक आदर्श नेता की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले चेहरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ही सामने आता है। उन्होंने जो लकीर खींच दी, वहां तक पहुंचना आने वाले समय में किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।